तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो सभी प्रश्न आपको 100% रियल और ऑथेंटिक मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आती रहे। एमपीएसआई और एमपीएसआई की भी जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और साइंस से हम शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न फिर से काफ़ी दिनों के बाद में आया है, लेकिन अब ध्यान रखना बहुत सारे प्रश्न, लगभग 60% जो प्रश्न हैं वो आपको रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, क्योंकि देखो अब एकदम लास्ट टाइम चल रहा है। ऐसे में इतने सारा तो है नहीं, बहुत सारे प्रश्न बना करके वो रख लेंगे, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब छोटा बनेगा। इससे पहले भी 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो जो लोग हमारे नोट्स लिए होंगे और एनालिसिस को पूरा पढ़ करके गए होंगे, उनको यहाँ पर बहुत फायदा मिलने वाला है। देखिए तो 2F पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब छोटा होता चला जाएगा। 2F आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। देखिए उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब सबसे छोटा होता है, लेकिन क्योंकि अनंत ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो आपको 2F ही लगाना पड़ेगा। वास्तविक उल्टा और मुख्य फोकस पर बनता है। जैसे जैसे वस्तु को 2F से दूर रखा जाता है, प्रतिबिंब छोटा होता चला जाता है। ऑप्शन दिया गया था, वस्तु को 2F से दूर रखेंगे, वस्तु को 2F के नज़दीक रखेंगे, ठीक है, वस्तु को फिक्स 2F पर रखेंगे, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो 2F से आप जितना दूर रखते चले जाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब उतना छोटा बनता चला जाएगा। यानी अनंत और 2F के बीच में रखने पर प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है, जो फोकस और 2F के बीच में बनता है। तो कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दे दी है। हो सकता है प्रश्न फिर से रिपीट हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि पहले दिन से लेकर के अब तक के सारे एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी हमने आपको साथ में दी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 80 नंबर एक भाई के आए हैं 8 दिनों में। इसके अलावा इन भाई के 89 नंबर आए हैं एमपी पुलिस के एग्जाम में। ये नोट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ है ना। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है अगर आपका आगे एग्जाम है एमपी पुलिस कांस्टेबल का या फिर एमपी एएसआई का, क्योंकि आपको पता है एएसआई और कांस्टेबल का सिलेबस एकदम सेम है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल और एएसआई के सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, सबके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके अलावा जितना भी एग्जाम एनालिसिस हमने कराया है उन सबका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलने वाला है। और वही प्रश्न जिस तरह से एमपी पुलिस में रिपीट हो रहे हैं, वो प्रश्न आपको एमपी एएसआई में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से जिस तरह से एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आए हैं, आपको एमपीएसआई में भी, एमपीएसआई में भी इन्हीं नोट्स से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती आप जानते हैं बहुत दिनों के बाद में आई है और आगे भी बहुत दिनों के बाद में आएगी। फॉर्म भी कम भरे गए हैं, 8 से 9 सब्जेक्ट पहली बार पूछे जा रहे हैं, पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है। मौका बहुत बढ़िया है, सिलेबस चेंज पर पेपर थोड़ा सा सरल आता है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एमपीएसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेने हैं। मात्र 199 रुपए में आपको ये नोट्स मिलेंगे और इनकी अब प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द चालू होने वाले हैं। अगर आप ये नोट्स ले लेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ में मिलते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे लेना है, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। एएसआई एलडीसी वाले भी 179 का ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एमपीएसआई के नोट्स के लिए मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का अगला प्रश्न ध्वनि से पूछा गया था। साउंड से कितने डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि तीव्रता है, मतलब कान के पर्दे को फाड़ सकती है। ऑप्शन में दिया गया था 120 प्लस। तो 120 प्लस जो है वो हमारे लिए हानिकारक होती है। वैसे कान के पर्दे को फाड़ने के लिए 150 वाली भी मतलब ज़्यादा सुटेबल होती है। 150 का अगर डेसिबल अगर ध्वनि की तीव्रता होगी तो हमारे कान के पर्दे फाड़ सकती है, लेकिन 120 से प्लस वाली भी हमारे लिए हानिकारक होती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए पूरा आपको डिटेल में समझा देते हैं। तो 150, 160 डेसिबल या फिर उससे अधिक की अचानक और तेज आवाज़ कान के पर्दे को फाड़ सकती है, जो विस्फोटों या फिर बहुत तेज पटाखों जैसे घटनाओं से आती है। जबकि 120 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ दर्द और स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब कि अगर अचानक से आएगी तो 150, 160 वाली गड़बड़ करेगी, लेकिन लगातार अगर धीरे धीरे करके 120 प्लस आती रहेगी तो कुछ ही दिनों में कान के पर्दे जो है नुकसानदेह हो सकती है।
और 85 डेसिबल 8 घंटे से ऊपर की आवाज़ सुनने से सुनने की क्षमता भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। कान का पर्दा फटने के लिए बहुत तेज़ दवा की ज़रूरत होती है, लेकिन यह व्यक्तिगत संवेदनशीलता पर भी निर्भर करता है कि भाई किसका कान का पर्दा कितना ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है? हानिकारक अपने लिए 120 प्लस डेसिबल वाली सारी ध्वनियाँ हमारे लिए हानिकारक होती हैं। देखिए, तो 150 से 160 डेसिबल ये अचानक से आएगी तो कान का पर्दा फट जाएगा। 120 डेसिबल इस स्तर से ऊपर की आवाज़ सुनने की क्षमता को तुरंत नुकसान पहुँचा सकती है, शारीरिक दर्द दे सकती है। 140 डेसिबल से ऊपर मानव कान को तत्काल नुकसान पहुँचा सकती है और 85 डेसिबल से ऊपर की 8 घंटे तक लगातार सुनने पर हमको हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न आए उन सबको कंबाइन करके लगभग 500 प्रश्नों की एक हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द ही मैराथन के द्वारा। 1-2 मतलब कि 1-1 2-2 घंटे की मैराथन रहेगी, जिससे कि आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रश्न रिपीट होंगे तो आपको एएसआई में फ़ायदा मिलने वाला है और एमपीएसआई में भी। ठीक है? जिन लोगों ने एमपीएसआई, एएसआई के नोट्स लिए होंगे उनको ये पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए, तो एक व्यक्ति ने सुबह का नाश्ता नहीं किया है, उसे दिन भर ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? यानी एक बच्चा है जिसने सुबह नाश्ता नहीं किया है, अब उसको दिन भर ऊर्जा चाहिए तो कैसे प्राप्त होगा? तो सुबह का नाश्ता ना करने पर शरीर दिन भर ऊर्जा के लिए शरीर में जमा ग्लूकोज, वसा और बाद में प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह थकान, एकाग्रता में कमी और बाद में ज़्यादा खाने का कारण बन सकता है। पूरे दिन ऊर्जावान रहने के लिए पानी पीना, थोड़ी देर टहलना, दोपहर शाम के भोजन में संतुलित पौष्टिक चीज़ें शामिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नाश्ता छोड़ने से शरीर को ऊर्जा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे सुस्ती आ सकती है और बाद में क्रेविंग भी बढ़ सकती है ना। इस तरह का कुछ प्रश्न पूछा था, लेकिन आपसे स्टेटमेंट में जो है आंसर पूछे गए थे। स्टेटमेंट में इसी तरह से बना करके पूछे जाते हैं। अगला पूछा गया है, टोंस नदी, जो मध्य प्रदेश की जो टोंस नदी जिसे हम तमसा नदी भी कहते हैं, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये डायरेक्ट जाकर के टोंस और सोन, ये दोनों नदियाँ डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिलती हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश से निकलने वाली टोंस नदी, जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से गंगा नदी की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, इलाहाबाद के पास सिरसा में गंगा में जाकर के मिल जाती है। यह नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कहलाती है, जो उत्तराखंड में यमुना में मिलती है, लेकिन एमपी के संदर्भ में अगर बात करें तो ये गंगा की सीधे सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना हर जगह, आपका ये आपका फर्ज हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, बंगाल के पूर्वी दिशा में भारत की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? अगर हम पूर्वी बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर बंगाल की पास से जो है भारत की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, देखिए, तो बंगाल की पूर्वी दिशा में भारत की सीमा रेखा मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां बनाती हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और गंगा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और यह नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को भी दर्शाती है। ब्रह्मपुत्र की कुछ भूमिका देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो पूर्वी सीमा का ये निर्धारण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। भारत में कब प्रवेश करेगी? या अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और असम घाटी में बहती है, जहाँ इसे स्थानीय रूप से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसे सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, ये दोनों नाम पूछे गए हैं आपके एमपी पुलिस एग्जाम में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और आप लोगों से निवेदन है, आपका एग्जाम जैसे ही छूटे कृपया प्रश्नों को भेज दिया कीजिए। जैसे आज आप इंतजार कर रहे थे एनालिसिस का, वैसे कल कोई और करता रहता है। जब तक हमारे पास में ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रश्न नहीं आते हैं, तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं ना, कोई भी फर्जी वीडियो नहीं बनाते हैं हम। ठीक है, तो जब प्रश्न आएंगे तभी वीडियो बनेगी। अगर वीडियो नहीं आई तो समझ लीजिए प्रश्न नहीं मिले हैं, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल लास्ट पर, बिल्कुल एंड पर है। पहले बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे तो कोई ना कोई प्रश्नों को भेज देता था। अब बच्चे भी कम हैं तो लोग प्रश्नों को नहीं भेजते हैं ना, इसमें हमारी भाई कोई गलती नहीं है। मध्य प्रदेश में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्टेटमेंट बना करके दिया गया था। चलिए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बढ़ने का मुख्य कारण है वैश्वीकरण, बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा और तकनीकी प्रगति। जहां अंग्रेजी वैश्विक संचार की भाषा है और करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी मानी जाती है, खास करके व्यापार, विज्ञान और उच्च शिक्षा में, जिससे राज्य के लोग भी इसके महत्व को समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। ठीक है, तो हर कोई चाह रहा है भाई अब आप अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी को समझने की क्षमता को विकसित करें, क्योंकि आगे चल करके बहुत सारे कार्य, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो इंग्लिश का बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यक्षगान, ये आपका स्टैटिक जीके से पूछा गया है, तो हमने जो नोट दिए हैं उसमें स्टैटिक जीके की अलग से नोट्स मिली होगी, उसको भी आप पढ़ करके जाना। स्टैटिक जीके उससे बाहर नहीं जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। आइए देख लेते हैं। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटिका है। यह नृत्य संगीत, संवाद और विस्तृत वेशभूषा का एक अनूठा मिश्रण है, जो तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो मूल कहाँ का है? कर्नाटक, विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे तटीय जिलों में इसका प्रदर्शन किया जाता है। यक्षगान अक्सर शाम के समय
शाम से सुबह तक खुले आसमान के नीचे किया जाता है। कथानक प्रदर्शनों में महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। विशेषताएं, यह अपनी भव्य वेशभूषा, रंगीन मेकअप और जोरदार नृत्य के लिए जाना जाता है। यक्षगान के बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्रदान कर दी गई है। ये प्रश्न भी देखिए रिपीटेड है, इससे पहले भी आया था। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति खुद को राजपूत का वंशज मानते हैं? तो भिलाला या फिर भील जनजाति से संबंधित एक जनजाति है भिलाला, जो खुद को राजपूत का वंशज मानती है। अन्य भी जनजातियां हैं, इन सब के बारे में आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश में कई जनजातियां खुद को राजपूत वंशज मानती हैं, जिनमें मुख्य रूप से भिलाला, जिन्हें भिलाला ठाकुर या फिर दरबार भी कहा जाता है, और ये राजपूत पुरुष व भील महिलाओं के वंशज माने जाते हैं। इसके बाद में है राजकोरकू, जो खुद को जमींदार और राजपूतों से जोड़ते हैं। फिर है गोंड, जिसे हम राजगोंड भी कहते हैं, जो राजपूतों से संबंध मानते हैं, तथा कुछ खरवार और अन्य समूह भी ऐसे आते हैं जो खुद को राजपूतों का वंशज बताते हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था। चलिए अगला, खजुराहो लोक नृत्य, ये उत्सव कौन करवाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह इसका आयोजन करवाया जाता है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकेडमी, संस्कृति निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल खजुराहो में प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है, आइए वो देख लेते हैं। तो हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के यानी भूवैज्ञानिक प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है, जो लगभग 50 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। इस टक्कर के कारण टेथीस सागर के तलछट और चट्टानों में मोड़ पड़ गए और वे ऊपर उठ करके दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय की ऊंचाई किस वजह से बढ़ रही है। ऑप्शन दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वहां पर भी हमने आपको ये पूरी जानकारी बताई थी। आज ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति कौन था भारत का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक कार्यकाल जो है संभाला था, और वे 2 पूर्ण कार्यकाल तक सेवा में रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखो, राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बता दिया है। प्रधानमंत्री के बारे में आप बताएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। अगला, अगर हम मुख्य बात करें तो वो कार्यकाल की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, लगभग 12 साल का। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। 2 बार इन्होंने अपना चुने गए हैं और दोनों बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील थे, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी भारतीय संविधान के निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं, या फिर भारतीय संविधान में कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं? तो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, यह आपका अनुच्छेद 356 में है। फिर वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक कभी भी नहीं लगा है, अनुच्छेद 360 में। ठीक है, ये शक्तियां देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट जैसी परिस्थितियों में लगाई जाती हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न होने की स्थिति में इसको लगाया जाता है। दूसरा राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो इसको लगाते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगाते हैं। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, जब देश की वित्तीय अस्थिरता आ जाए देश में, जैसा कि अभी तक कभी नहीं हुआ है, भगवान करे आगे भी कभी ना हो, और 360 लगाने का कभी भी आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, तो ये आपका वित्तीय आपातकाल होता है। प्रश्न पूछा था अब तक कौन सा आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, अभी आपके एमपी पुलिस में पूछा था, तो वो आपका आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। चलिए मैथ देख लेते हैं। घनाभ का आयतन एक पूछा गया था, घनाकार हौदी थी, उस हौदी को अंदर पेंट करने का पूछा गया था और कुछ उसका डायमीटर वगैरह दे करके रखा था। अगला, केंद्र से 8 मीटर जो है दूरी पर एक जीवा खींची जाती है। अगर वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है तो जीवा जो है वो कितनी दूरी तक खींची गई है, इस तरह का पूछा गया था। इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लग करके और ट्रिपलेट के आधार पर आपका आंसर आ रहा था। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया था। रेलगाड़ी से प्रश्न आया था कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, सामने से आ रहा एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी को पार करता है, कितनी देर में, 36 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी थी कि रेलगाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। अगला, 2 वस्तुएं जिनको प्रत्येक को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची जाती हैं, एक पर 20% का लाभ होता है, एक पर 20% की हानि होती है, तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ऐसे ही सेम प्रश्न एक और आया था। 2 वस्तुएं 4500 रुपये में बेची जाती हैं, दोनों 4500 की बेची जाती हैं, एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई है। लाभ हानि के 3-4 प्रश्न आज पूछे गए थे। अगला,
एसआई का प्रश्न है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज कुल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। उसके बाद एसआई सीआई का एक ही प्रश्न यही एसआई वाला आया था। परसेंटेज के 2 प्रश्न। फिर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 30 वर्ष अधिक थी, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक थी, तो वर्तमान में उनकी एज क्या है, ये पूछा गया था। बाकी बोट एंड स्ट्रीम से कोई प्रश्न नहीं था। ट्रेन का प्रश्न पूछा गया था। चलिए रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग में एक प्रश्न आया था, आप एक चौराहे पर खड़े हैं, कोई व्यक्ति अनियंत्रित होकर के सिग्नल तोड़ देता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद में 11:44 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक कागज को 3 बार मोड़ने पर, बीच में एक छेद करने के बाद में आप खोलते हैं तो आपको कितने छिद्र प्राप्त होंगे पूरे कागज पर। सेम एड्रेस के 2 प्रश्न, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, चिन्ह परिवर्तन का भी एक प्रश्न आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न आए हैं और इसका ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का वीडियो हमने बनाया है ना, सेम एड्रेस का बना दिया है। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं ना। मानसिक अभिरुचि की हम वीडियो बना चुके हैं, तो ये सब आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के आए थे, मानसिक अभिरुचि के इसमें कम ही आए हैं, 5 प्रश्न आज पूछे गए हैं। एक प्रश्न पजल का था, कोडिंग डिकोडिंग के 4 प्रश्न। सिलोनिज्म का आज कोई प्रश्न नहीं पूछा है। 2 से 3 प्रश्न एम्बेडेड फिगर के, एक प्रश्न आपका पेपर फोल्डिंग का पूछा, एक डायरेक्शन का प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। चलिए प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं। देखो मैथ का 15 नंबर का प्रश्न आज मैथ में आए हैं। रीजनिंग 40 नंबर की आई है। साइंस आपका 10 से 12 नंबर का। बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर आया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका रीजनिंग में गलत था, मतलब डेटा पूरा नहीं दिया गया था। एक प्रश्न आपका मैथ में गलत था। ये 2 प्रश्न आज गलत देखे गए हैं। बाकी आपको पता ही है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर 7052547000 इस पर व्हाट्सअप करके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक की 5000 वैकेंसी आपको पता आने वाली है, तो छात्रावास अधीक्षक के नोट्स भी कंप्लीट किए जा चुके हैं, आप लोग नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो टाइप करके भी आप फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए भाई मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शाम को अगर क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, जिनका भी एग्जाम है, निवेदन है आपसे इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजिएगा। शाम को अगर प्रश्न हमको मिल जाएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे, नहीं प्रश्न मिलेंगे तो भाई वीडियो नहीं बनाएंगे। हम किसी और की तरह नहीं हैं कि भैया अगर एमपी पुलिस के लोग कम देखने लगे हैं तो छोड़ छाड़ के एसएससी सीपीओ का करवा दो, सीपीओ का जो है एनालिसिस करवाने लगो, या फिर ग्रुप डी का एनालिसिस करवाने लगो, ठीक है ना। बाकी लोगों को बीच में छोड़ दो, ऐसा अपना काम नहीं है। कभी भी हम अन्य किसी भी एग्जाम का एनालिसिस नहीं करवाते हैं, केवल एमपी के एग्जाम्स का ही एनालिसिस करवाते हैं। चाहे कम लोग देखें चाहे ज़्यादा लोग देखें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारे पास में प्रश्न आते रहते हैं, बच्चे प्रश्न भेजते रहते हैं, तब तक हम वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, किसी अन्य एग्जाम की वीडियो हम नहीं बनाते हैं। हमसे कई बार लोगों ने कहा भी कि ग्रुप डी का करवा दो, नहीं भैया हम एमपी के हैं, एमपी का ही करवाएंगे, अन्य किसी भी एग्जाम का नहीं करवाएंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।